मंच पे बीजेपी के जो नेता है वो बीच में ही छोड़ के चले गए। उनके मन में था कहीं मंत्री पद मिल जाए, कहीं हमें नोटिस नहीं मिल जाए, कहीं हमें आगे चल के पार्टी टिकट नहीं काट दे। मतलब वो उनको समाज से ज्यादा उनको पार्टी प्रिय थी। समाज के आंदोलन को बीच में छोड़ के जाना, ये समाज का एक तरह से भरतपुर के जाटों का अपमान किया उन्होंने। आरपीएससी बिना अध्यक्ष के आरपीएससी चल रही है, ऐसे लोगों को आरपीएससी में बैठा दिया जिनके आप पुराने ऑडियो वीडियो देख लो, वो क्या लोग भला करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी तो मान है, उनके लिए तो हम क्या ही बताएं कि 40% का खुला भ्रष्टाचार करने वाला भ्रष्टाचारी उनके साथ विधानसभा में बैठता है, उनके साथ घूमता है, उनके साथ प्रोग्रामों में रहता है। मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाए। इनका मंत्रिमंडल, इनकी पार्टी, इनके पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष एक शब्द तक नहीं बोल पाए। राजस्थान आज है ना वेंटिलेटर पे है और अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। कोई भी प्रदर्शन करे उसको एफआईआर दर्ज करो, गाड़ी पे कुछ नाम लिखा हुआ है गाड़ी जब्त कर लो, चालान कर लो। क्या यही संविधान है? यदि जेल से आवाज दब जाती तो ये देश आजाद नहीं होता, क्योंकि भगत सिंह जी ने जेल काटी थी देश आजाद कराने के लिए। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवान, राजस्थान का किसान, पीड़ित शोषित, अब चाहे वो जेल में जाना पड़े, चाहे आप जेलें भर दो, जितनी एफआईआर दर्ज करनी है भजनलाल जी आप कर लो, लेकिन अगले 1.5-2 साल के बाद में आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, ऐसा नहीं हो कि आपको सरपंच बनने लायक नहीं रहो आप। जाट आरक्षण को लेकर राजस्थान के भरतपुर में महाआंदोलन होता है और मंच पर सांसद हनुमान बेनीवाल के भाषण के दौरान बीजेपी विधायक मंच छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद आरएलपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। अब इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आरएलपी से यूथ लीडर सरवन चौधरी। सर, भरतपुर जाट आंदोलन, इस महाआंदोलन को आप कैसे देखते हैं? उस समय जब बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकी दी गई थी कि अगर हनुमान बेनीवाल उनके कार्यकर्ताओं में दम है तो भरतपुर आकर दिखाए। देखिए, बीजेपी की हमेशा से ये मानसिकता रही है, वो हमेशा किसान, जवान, पीड़ित, शोषित के विरोधी रहे हैं और वो हमेशा ही पूंजीपतियों के साथ रही है बीजेपी। तो आरक्षण भरतपुर के जाटों का अधिकार है, क्योंकि सेंट्रल में आरक्षण नहीं है और आरक्षण के लिए लंबे टाइम से जो है संघर्ष समिति संघर्षरत है, लेकिन स्थानीय नेता नहीं चाहते हैं कि आरक्षण मिले। नटवर सिंह जी से लेके आज तक यदि नेता, वहां के स्थानीय नेता चाहते हैं तो कभी का सेंट्रल में आरक्षण मिल जाता। लेकिन जिस प्रकार से पहले तो अनर्गल बयानबाजी वहां के नेताओं ने जो मुख्यमंत्री के सानिध्य में दी कि हम भरतपुर में घुसने नहीं देंगे, तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से हक और अधिकार की लड़ाई देश और प्रदेश के प्रत्येक कोने कोने में लड़ती आई है। तो ये किसी का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है कि आप वहां घुसने नहीं दोगे। ये तो बेहुदा बात है, क्योंकि वहां किसान जवानों की एक ही मांग थी कि हनुमान बेनीवाल जी आए, और हनुमान बेनीवाल जी वहां पहुंचे और लाखों की तादाद में जवान किसान आए वहां। और मंच पे बीजेपी के जो नेता है वो बीच में ही छोड़ के चले गए मंच को। वो इसलिए छोड़ के चले गए कि उनको कहीं न कहीं डर था भजनलाल जी से। उनके मन में था कहीं मंत्री पद मिल जाए, कहीं हमें नोटिस नहीं मिल जाए, कहीं हमें आगे चल के पार्टी टिकट नहीं काट दे। मतलब वो उनको समाज से ज्यादा उनको पार्टी प्रिय थी। और हम लोगों को जब समाज को जरूरत हुई तो हमने पार्टी का नहीं देखा, क्योंकि हमने बिल्कुल देखो पार्टी का एक झंडा भी नहीं लगाया। संघर्ष समिति ने जो चाहा, संघर्ष समिति के अनुसार हमने जो है आंदोलन में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक किसान भाई वहां मजबूती से डटा हुआ था, क्योंकि ये वो आंदोलन संघर्ष समिति का था। संघर्ष समिति चाहती थी कि हनुमान बेनीवाल जी आए और समाज का था आंदोलन। तो उन लोगों को, समाज के आंदोलन को बीच में छोड़ के जाना, ये समाज का एक तरह से भरतपुर के जाटों का अपमान किया उन्होंने, क्योंकि बीच में छोड़ के, या तो उनको आना नहीं चाहिए था। जब वो मंच पे आ गए, समाज के सारे लोग बैठे हैं वहां पे, मंच पे बैठे हैं, सामने लाखों की तादाद में जो जाट सरदारी बैठी थी, उनको बीच में छोड़ के चल दिए। तो क्या आरक्षण वही दे रहे हैं क्या? उनके पास आरक्षण होता तो पहले ही दे देते। फिर आना ही नहीं, आए तो फिर गए क्यों? तो इसका मतलब यह है कि ये जो है चापलूसी की राजनीति करने वाले लोग हैं, ये समाज के कभी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मंच हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि उस समय जब मंच पे सांसद हनुमान बेनीवाल का स्वागत किया जा रहा था और जब सापा बंधवाने की बात आई थी, वो तो उनके हाथों से सापा नहीं बंधवाया। देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। सापा बंधवाने के लिए हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत हर कोई कर रहा है, आप ही करो ना, कौन मना कर रहा है? हनुमान बेनीवाल जी का स्वागत करने के लिए समाज के लोग हैं, वो हमारे समाज के लोग हैं, वो स्वागत करने के लिए कोई उसमें नहीं इश्यू नहीं था। ये तो वो लोग अनर्गल बयानबाजी।
आप बताओ कि उस संघर्ष समिति का आंदोलन मंच और हनुमान बेनीवाल जी को आपने बार बार आह्वान किया, तब हनुमान बेनीवाल जी वहां गए और हनुमान बेनीवाल जी को स्वागत, आप तो भरतपुर तो आपका जिला है, आपकी विधानसभा क्षेत्र है, तो आप आराम से स्वागत करते, आप रुकते और लास्ट तक आपको रुकना चाहिए था। लेकिन ये सब इनको जो है, ये सरकार में बैठे हुए और इन मंत्री बनने की लालसा, पार्टी की लालसा, सिंबल की लालसा, बस वो समाज से ऊपर हो गई, इसलिए वो वहां से भाग छूटे। क्या लगता है पश्चिम राजस्थान में आरएलपी जिस तरह से मजबूती है, पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से जाट महासभा को लेकर एक महाआंदोलन किया गया, क्या पूर्वी राजस्थान में भी इस बार आरएलपी बड़ी संख्या में वहां से पार्टी का अच्छा वोट बैंक बनकर उभरेगी? क्यों नहीं उभरेगी? क्योंकि सब जो है, किसान, जवान, पीड़ित, शोषित, सब चाहते हैं कि तीसरा मोर्चा मजबूती से चुनाव लड़े, ताकि भ्रष्टाचारियों का खात्मा हो, किसान जवान के हक अधिकारों का हनन नहीं हो, खाद के यूरिया खाद के लिए, डीएपी के लिए लाठी नहीं खानी पड़े, समय पे बिजली आए, पीने का पानी हो, शिक्षा हो, टोल मुक्त राजस्थान हो, फ्री बिजली हो, हर हाथ रोजगार हो। इन सब मुद्दों को लेके हर किसान ये चाहता है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े। 20 घोटाले को लेकर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा ये कह रहे हैं कि एक समय था जब किरोड़ीलाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल को चेतावनी दी थी, लेकिन 10 मिनट में ही बेनीवाल के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया था। देखिए, नेताजी को कोई चैलेंज करता है तो नेताजी ने सारे चैलेंज इस राजस्थान, इस देश के अंदर एक्सेप्ट किए हैं। और रही बात घोटाले की, तो घोटाले में देखो, कांग्रेस बीजेपी दोनों का मिलाजुली का खेल है। अब ये बोल रहे हैं, अब मैं आपको और बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग अब कह रहे हैं कि हमें ना पेपर चोर को लेके, पेपर जो है आउट को लेके हम प्रदर्शन करेंगे। अरे भाई, पौधा जलने के बाद पानी पिलाने से क्या फायदा? जब हम कह रहे थे कि आरपीएससी का पुनर्गठन हो, आरपीएससी को भंग करो, पेपर माफियाओं को जेल में डालो, 127 दिन तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले हम आंदोलन कर रहे थे, उस टाइम कांग्रेस गहरी नींद में सो रही थी। अब जब सब कुछ खात्मा हो गया, अब कह रहे हैं कि हम देश के अंदर आंदोलन चलाएंगे, छात्रों की गूंज, हक अधिकार के लिए लड़ाई कौन सी लड़ाई लड़ोगे भाई? आप लड़ाई कब लड़ोगे? मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं आरपीएससी के भंग के लिए लड़ाई लड़ो? आरपीएससी में भ्रष्ट लोग बैठे, उनको क्यों नहीं उठा के बाहर फेंकने की बात कर रहे हो? आप कर ही नहीं रहे, आप लिपापोती कर रहे हो। और जब पेपर आउट हुआ था, हमने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि ऐसा ही भर्ती पे, तब कांग्रेस, पूरी कांग्रेस मौन थी, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा था। हम रोडों पे लाठी गा रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, 4-4 महीने तक हम धरने पे बैठ रहे थे। तब कांग्रेस के लोगों को याद नहीं आया वो पेपर? जब भर्ती रद्द हो गई, पेपर वापिस हो गए, सारी चीजें हो गई, उस टाइम नहीं बोला। अब ये कह रहे हैं, हम बोल रहे, अब हम कह रहे हैं कि आरपीएससी का पुनर्गठन कराओ। आरपीएससी बिना अध्यक्ष के आरपीएससी चल रही है, ऐसे लोगों को आरपीएससी में बैठा दिया जिनके आप पुराने ऑडियो वीडियो देख लो, वो क्या लोग भला करेंगे? वो ऐसे जो कास्टिज्म वाले लोग, जो जातीय जहर घोलने वाले लोग आरपीएससी के अंदर बैठे हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस नहीं बोल रही है। और कांग्रेस के नेताओं से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आरपीएससी का मेंबर किसने बनाया? ऐसे लोगों को आरपीएससी का मेंबर है गहलोत सरकार ने बनाने का काम किया। आपने चोरों को पनाह दिया, आप किसके खिलाफ लड़ रहे हो? आप अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ो, तो उस टाइम क्यों नहीं लड़े? चोरों को बैठा के, और अब आप कह रहे हो चोर चोर, चिल्लाने से क्या फायदा? चोर तो आपके सानिध्य में बने थे ना। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगा रहे हैं कि आरएस परीक्षा में गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने समधी और उनके परिजन और उनके बेटों को आरएस परीक्षा में फर्जी प्रमाण के पत्र लगाकर उनको सरकारी नौकरी दिलवाई। फिर जांच क्यों नहीं करा रहे? सरकार बीजेपी की है ना। आरोप प्रत्यारोप से क्या होगा? आरोप प्रत्यारोप देखो, लगाने से कुछ नहीं होगा, जांच करने से ही पता चलेगा। जैसे एसआई भर्ती के पेपर की जांच हुई, खुलासा हो गया, पता चल गया, ऐसे ही जांच होने से पता चलेगा, आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। रही बात कि किरोड़ी जी को जो खाद बीज के लिए किसान जो त्रस्त है, उनकी सूद लेनी चाहिए। उनके डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से लोग करके पैसों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, उस पे भी उनको है ना खुद जो क्लियरिफिकेशन नहीं देके मुख्यमंत्री से दिलवाना चाहिए कि नहीं, किरोड़ी जी बिल्कुल साफ सुथरे हैं, भ्रष्टाचार करने वाले दूसरे लोग हैं, और कौन लोग हैं, किन के सानिध्य में वो भ्रष्टाचार हुआ, उसका भी खुलासा होना चाहिए। आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि किरोड़ीलाल मीणा खुद छापा मारने गोदाम पर जाते हैं? क्या इसके इनपुट सरकार की एजेंसियों के पास नहीं पहुंचते, सबसे पहले मंत्री जी के पास पहुंचते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार के इनपुट तो सबके पास है, किसके पास नहीं है? अब भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी तो मान है, उनके लिए तो हम क्या ही बताएं कि 40% का खुला भ्रष्टाचार करने वाला भ्रष्टाचारी उनके साथ विधानसभा में बैठता है, उनके साथ घूमता है, उनके साथ प्रोग्रामों में रहता है। मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पाए,
इनका मंत्रिमंडल, इनकी पार्टी, इनका पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष एक शब्द तक नहीं बोल पाए। मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, आप कहते हो कि आपातकाल के टाइम ये हुआ था, 1975 में ये हो गया था, जेलें भर गई थी। अरे मुख्यमंत्री जी शर्म करो। पिछले 3 महीने से राजस्थान के अंदर लाखों नौजवानों, किसानों के साथ सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई। ये अघोषित आपातकाल नहीं है तो और क्या है? जिस प्रकार से 200 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होना नागौर के अंदर, कुचामन के अंदर, जयपुर के अंदर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों और किसानों के ऊपर, रिया के अंदर, बहराणा के अंदर, मोखमपुरा, टोंक, आप बताओ कि इससे ज्यादा अघोषित आपातकाल क्या होगा? मुख्यमंत्री जी आपको शर्म आनी चाहिए। आप पुराना आपातकाल की जिक्र कर रहे हो। राजस्थान आज है ना वेंटिलेटर पे है और अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। कोई भी प्रदर्शन करे उसको एफआईआर दर्ज करो, गाड़ी पे कुछ नाम लिखा हुआ है गाड़ी जब्त कर लो, चालान कर लो। क्या यही संविधान है? आप तो संविधान से ऊपर हो गए। आपको तो संविधान का भी ज्ञान नहीं है। आप इस प्रकार इतना, मतलब आप मूर्ख मंडली नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आप बताओ कि आज से पहले देश के अंदर प्रदर्शन नहीं हुए? आज से आजादी से लेके अब तक प्रदर्शन होते आए हैं, लेकिन इस प्रकार का जो जंगल राज कभी नहीं हुआ कि जिस प्रकार से टारगेट करके गाड़ी जब्त करना, टारगेट करके एफआईआर दर्ज करना, और छोटा सा भी प्रदर्शन हो, पुराना 1 साल पहले जिसने प्रदर्शन किया उसकी एफआईआर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। क्यों नहीं कर रहे हो? आप बीजेपी में बैठे हुए 40% भ्रष्टाचार वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में क्यों नहीं डाल? इसका मतलब मुख्यमंत्री खुद भ्रष्ट है। क्यों नहीं आप अपने साले को जेल में भेज रहे हो? कहां है आपका जो साला प्रमोद शर्मा? हम पूछना चाहते हैं, इस प्रदेश का नौजवान चाहता है कि प्रमोद शर्मा कहां है? क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? नहीं है तो आप सामने लाओ, क्लीन चिट दिलाओ और आप बोलो। क्यों नहीं दे रहे हो आप? लेकिन सीएम खुद कहते हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करेंगे। कौन सी 40% का भ्रष्टाचार जो मुख्यमंत्री खुद तक जाते हैं? ट्रांसफर पोस्टिंग का खुला खेल चल रहा है। एक मंत्री अपने घर के बाहर नोटिस लगाता है कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए यहां नहीं है। क्या ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी है आपकी राजस्थान के अंदर? 5 साल में एक बार आप बैन हटाते हो, 3 साल में, 2 साल में, कब हटाते हो? क्यों नहीं आएंगे किसान के बेटे? वो कौन नहीं चाहेगा अपने घर के पास रहना? लेकिन सरकार ने तो जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उस पर तो ट्रांसफर पुलिस पर रोक बरकरार रखी है। देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट तो पूरी तरह से ऐसी हालात है, जिस प्रकार प्रसूताओं की मौत हो रही है, इन्फेक्शन से मौत हो रही है, समय पे दवाई नहीं, समय पे इलाज नहीं हो रहा है। चाहे कोटा का देख लो, जोधपुर का देख लो, बीकानेर का देख लो, एसएमएस के क्या हालात है। जो हालात प्रदेश के अंदर बना हुआ है, डुप्लीकेट दवाएं चल रही हैं, कोई सिरप पी के खत्म हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप देखो एसएमएस के अंदर जो हालात आज बने हुए हैं, इतना एसएमएस की इतनी बिल्डिंग, इतना इंफ्रा, इतने स्टाफ डॉक्टर्स और चाहिए, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करेगा। ये बात सिर्फ इधर उधर की करेंगे ये लोग। इनका भ्रष्टाचार तो खुला दिख रहा है ना देश के अंदर। राम मंदिर के अंदर अरबों रुपए की चोरी हो जाते हैं और ये चंपत राज जैसे चपत लगा के भाग जाते हैं। कोई इनके मुंह क्यों नहीं खुल रहा? क्यों नहीं मुख्यमंत्री ये कहता है कि नहीं, यहाँ इस प्रकार की चोरी हुई है, हमारे पार्टी का जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। खींवसर का विधायक रेवतराम डांगा क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहा है आखिर मुख्यमंत्री? रेवतराम डांगा की आप बार बार बात कर रहे हैं, वो आपकी पार्टी से निकल बीजेपी पार्टी में ज्वाइन करे थे और विधायक नीति में से 40% का उन पर आरोप भी लगे थे। अभी तक वो सिर्फ मामला कुछ शुरुआती दिनों में ताजा रहा, उसके बाद सारी फाइलें दफन हो गई है और कार्रवाई अब तक कुछ भी नहीं की। देखिए, दफन कर रहे हैं ना, बीजेपी का काम ही है दफन करना। भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने का काम बीजेपी का हमेशा से रहा है। बस लोकतंत्र के अंदर आवाज को कैसे दबाया जाए। लेकिन भजनलाल जी, ये आवाज दबेगी नहीं, जेलों से नहीं दबने वाली आवाज। जेल और लाठी से आवाज मजबूत होगी। यदि जेल से आवाज दब जाती तो ये देश आजाद नहीं होता, क्योंकि भगत सिंह जी ने जेल काटी थी देश आजाद कराने के लिए। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवान, राजस्थान का किसान, पीड़ित शोषित, अब चाहे वो जेल में जाना पड़े, चाहे आप जेलें भर दो, जितनी एफआईआर दर्ज करनी है भजनलाल जी आप कर लो। लेकिन अगले 1.5-2 साल के बाद में आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, ऐसा नहीं हो कि आपको सरपंच बनने लायक नहीं रहो आप। सरकार रिपीट होने के दावे कर रही है। कौन सी रिपीट होने वाला? इनको घुसने नहीं देंगे गाँव में लोग। आज की तारीख में ये रथ लेके घूमे थे ना, किस प्रकार से लोगों ने भगाया था। पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा रहे? मुंह की खानी पड़ रही है ना। पंचायत चुनाव इसलिए नहीं करा, क्यों नहीं करा रहे? यूनिवर्सिटी कॉलेज के चुनाव, हर जगह इनको मुंह की खानी पड़ रही है, इसलिए इनकी हालात खराब है।
इन्होंने तो भ्रष्टाचार का इस तरह से राजस्थान का भट्टा बिठा दिया। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, जोधपुर के अंदर फायरिंग, गोली कांड हो गया, मर गया। आप बताओ, जगह जगह खत्म हो रहे हैं। काफिले के अंदर सीएम को कम से कम इतनी सूद लेनी चाहिए। एक बहन बेटी जिसके ऊपर गर्म पानी से जो जुलस गई काफिले की वजह से, उसकी जिम्मेवार आखिर जिम्मेवार कौन है? मुख्यमंत्री खुद जिम्मेवार है। ये तो खत्म नहीं हुई। जला हुआ आदमी यदि खत्म हो जाए तो वो सीधे सीधे हत्यारे हैं भाई, उनके ऊपर हत्या की और जुलूस ने एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, या राजस्थान के मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो आखिर मुखिया वो है, उनकी काफिले की वजह से वो महिला जुलस गई, वो आज मौत और जीवन के बीच में जंग लड़ रही है, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होगी? प्रमोद शर्मा कब आएगा? 40% वाला भ्रष्टाचारी विधायक वो कब जेल जाएगा? पूछता है राजस्थान का नौजवान, क्यों नहीं दे रहा है मुख्यमंत्री जवाब? एफआईआर दर्ज करने से, डराने से, धमकाने से, गाड़ी जब्त करने से, चालान से हम डरने वाले नहीं है। लोग कहते हैं सांसद हनुमान बेनीवाल संघर्षशील नेता है, उनकी जो काम करने की जो स्टाइल है वो लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका नुकसान करते हैं। देखिए, कोई कार्यकर्ता संघर्ष में चल रहे हैं। कार्यकर्ता हमेशा नेता को पसंद करते, उसी के साथ रहते हैं, उसी के साथ चलते हैं। निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता अपना संघर्ष में साथ दे रहे हैं अपने नेता का। अभी नहीं, नेताजी यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकल के जब पार्टी 2018 में बनाई और 18 से 26 तक लगातार किसान, जवान, 36 कौम के लोग प्यार प्रेम नेताजी के साथ रहते, क्योंकि नेताजी हमेशा दुख तकलीफ में काम आते हैं, आगे खड़े मिलते हैं। शंकर मीणा की हत्या मान लो, बीकानेर में शहीद को शहादत का दर्जा दिलाने का मामला हो, लवली कंडारा हत्याकांड हो, आप बताओ कि सूरज माली की जिस प्रकार से पांव तोड़ के उसको फेंक दिया जाता है, माली समाज का बेटा जिस प्रकार से जो है चित्तौड़ भीलवाड़ा हुआ संघर्ष कर रहा था, तब कौन पहुंचा था? हनुमान बेनीवाल जी। दौसा के अंदर कौन पहुंचे? हनुमान बेनीवाल जी। आप बताओ, अलवर में मुक बधिर बालिका का बलात्कार होता है, कौन पहुंचता है? हनुमान बेनीवाल जी। तो लोग क्यों नहीं प्यार प्रेम और साथ रहेंगे? ये लोग अनर्गल देखो बयानबाजी लोग करते रहेंगे, लेकिन संघर्ष का पर्याय, ऐसे ही नहीं बोलते न्याय योद्धा, संघर्ष का पर्याय राजस्थान के अंदर कोई है, वो शख्सियत हनुमान बेनीवाल है। 2028 में आरएलपी पार्टी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी? क्या थर्ड फ्रंट के रूप में मजबूती से राजस्थान में एक तीसरी पार्टी बनकर उभर के आएगी? देखिए, तीसरी पार्टी तो उभरी हुई है। आज की तारीख में सही मायने में कोई अपोजिशन की भूमिका निभा रही है राजस्थान के अंदर, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। मजबूती से हर जगह, हर मुद्दे पे खड़ी मिल रही है। आपने देखा कि इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़े मुद्दे, भू माफिया के खिलाफ, बजरी माफिया के खिलाफ, पेपर माफिया के खिलाफ लड़ाई राजस्थान के अंदर किसी ने लड़ी है, इस राजधानी में चाहे गांव ढाणी में, तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ी है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वोट बैंक प्लस हुआ, और 2028 का चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर मजबूती से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी। और अब की बार जो है लोग इनको उखाड़ के फेंकेंगे। पार्टी 2028 के चुनाव में क्या किसी पार्टी, किसी दल को समर्थन देगी, या फिर अपने स्टैंड, अपनी पार्टी की जो स्टैंड है उस पर काम करेगी? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है, मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन तीसरे मोर्चे को जो लाइक करते हैं और थर्ड फ्रंट के जितने भी हैं, हम तो चाहते हैं कि सारे साथ आके मिलके चुनाव लड़ें। चाहे राजकुमार जी हो, तो बाप पार्टी वाले हो, सारे जो भी हैं तीसरे मोर्चे के जो है, वो सारे साथ आके मजबूती से चुनाव। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से हर किसान जवान के साथ खड़ी है। क्योंकि लोग चाय के थोड़े पर ये बातें करते हैं कि हनुमान बेनीवाल खुलकर बीजेपी पर तंज कसते हैं और उनको आड़े हाथों लेकर रखते हैं, तो उनको नहीं लगता कि वो खुद बीजेपी के साथ में समर्थन करेंगे। देखिए, समर्थन की बात नहीं, हमारे पास अपनी पार्टी है, अपना झंडा और डंडा है। हम मजबूती से हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे। जो कोई साथ आता है उसका स्वागत है। जो किसान, जवान, पीड़ित, शोषित की आवाज बन के हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ना चाहता है, वो आए। पार्टी में सबका स्वागत है, लेकिन ये नहीं है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसी की मोहताज है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान, किसान इतना मजबूत हो चुका है कि राजस्थान के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। तो ये थे मेरे साथ आरएलपी से युक्त लीडर सरवन चौधरी, जिन्होंने जाट आरक्षण महाआंदोलन को लेकर जिस तरह से बीजेपी विधायकों ने बीच में मंच छोड़ा, उसको लेकर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है, और आगामी आने वाले दिनों में आरएलपी पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है उस पर भी उन्होंने खुलकर बात की है। कैमरामैन सहयोगी सचिन यादव के साथ मैं राकेश लवानिया, गोल्डन हिंद, जयपुर।